अब हम स्वतंत्रता के अधिकार देखेंगे। इसमें 6 अधिकारों की बात की गई है। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें 7 अधिकारों की बात हुआ करती थी। अब आपको सर एक अधिकार कौन सा चला गया, तो इस 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत हमें 7 अधिकार थे। एक संपत्ति संबंधी अधिकार भी हुआ करता था। आप कहोगे सर कल तो आप कह रहे थे वो 31 में था। बेटा 31 में भी था और 19 के अंतर्गत भी एक संपत्ति का अधिकार था। इसे अब मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब आप कहोगे सर बता तो दो 6 कौन से अधिकार है, देख लेते हैं। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, मतलब आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन कहीं पर जाकर बैठ के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 47 लेके जाके कहीं आप सम्मेलन और सभा करने चलेगी, ठीक है। तीसरा क्या है, कोई संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। आप चाहो तो कोई संगठन बना सकते हो, ठीक है साहब। अगला सर, भारत में कहीं पे भी आप अबाध संचरण कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी आप भारत में घूम सकते हो। डिटेल से भी थोड़ी देर में देखेंगे। अगला क्या अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार तो है ही है, साथ ही साथ वहां पर निवास करने का भी अधिकार है, यानी आप जाकर वहीं बस जाओ, ऐसा अधिकार भी आपको दिया गया है। अगला, कोई भी व्यापार वृत्ति या कारोबार जो है आप अपना सकते हो। किसी भी तरीके का पेशा आप अपना सकते हो, टीचर बन सकते हो, जज बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, निकट्टू बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, आप जो चाहिए आप वो बन सकते हो, ठीक है। इस अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार पहले दिए गए थे, उनमें से संपत्ति का अधिकार जो है उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अब कितने बच गए अपने पास, 6, जिनकी अभी हमने ऊपर चर्चा की है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। क्या ये जो 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि 15, 16, 19, 29 और 30 इन अनुच्छेद में जो अधिकार हैं ये सिर्फ किनको मिले हैं, सिर्फ नागरिकों को ये मिले हुए हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसका मतलब इसमें 19 है ना, तो ये 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है कि कल कोई विदेशी भारत में आके कहने लगे मुझे तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, मैं तो आके कुछ भी यहाँ बोलूंगा, मैं तो कहीं भी जाके बस जाऊंगा, कोई भी पेशा अपना सकता हूं, ऐसा अधिकार उनको नहीं है। साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी ये उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ राज्य के खिलाफ ही उपलब्ध है ना। यानी नागरिक और कंपनी के जो शेयर धारक है ना, उनको ही अधिकार प्राप्त है, ना कि कोई विदेशी व्यक्ति हो या कोई कानूनी पर्सन हो। कानूनी पर्सन या लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है भाई, कोई कंपनी हो गया, कोई काउंसिल हो गई, ये होते हैं लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन, ठीक है साहब। परंतु क्या ये 6 के 6 अधिकार दिए हुए हैं, ये 6 के 6 अधिकार असीमित हैं? बिल्कुल नहीं, इनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये उचित प्रतिबंध लगाएगा कौन, तो सिर्फ और सिर्फ संसद ये प्रतिबंध लगा सकती है, न कि कोई राज्य विधानमंडल। यूपीएससी कंफ्यूज कराने के लिए दे सकती है कि राज्य विधानमंडल द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आपको सारी बातें मस्त लगेगी, युक्त प्रतिबंध, ये तो बहुत अच्छे शब्द लग रहे हैं, पर यहां पर देखो संसद की जगह क्या डाल दिया, राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो एक एक डिस्कस करते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब क्या हुआ, इसका अधिकार का मतलब हुआ कि आप अपने कोई भी विचार हैं उसको आप अभिव्यक्त कर सकते हो। जैसे आप कोई मत दे सकते हो, मत देना मतलब वोट देना वाला मत नहीं, आप किसी भी मुद्दे पर अपना मत रख सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो। कोई भी बात आएगी भाई, आर्टिकल 377 ये जो धारा 377 हटाई गई थी ये होगी, कोई भी मामला हो गया भाई, लद्दाख में भी आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक के द्वारा, वो वाला मामला हो गया, आप किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकते हो, है ना। आप अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित और छिपे हुए मामलों की स्वतंत्रता है। आप जो है लिखे हुए, मौखिक रूप से बोलकर और लिखकर, बोलकर, अखबार में छपवाकर, होर्डिंग बनवाकर जो है आप कोई बात दर्शा सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति दर्शा सकते हो। जैसे आपने बड़े बड़े अखबार नहीं होंगे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार के, अब की बार केजरीवाल सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम तामना, या केजरीवाल जी हमारे 1 लाख करोड़ का वो क्या कहते हैं हिसाब दो, इस प्रकार के। तो ये क्या हुआ, ये अभियोग लगाना तो हुआ। तो ऐसा काम आप कर सकते हो, आपको अधिकार है, परंतु ऐसा अधिकार आपको तभी तक है जब तक आप किसी के गरिमा का उल्लंघन नहीं करते हो, नहीं तो फिर आपके ऊपर अवमानना का केस लगेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और क्या क्या आता है, तो देखो इसमें
विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, चाहे वो आप अपने खुद के विचार प्रसारित करो या आप किसी और के विचार भी प्रसारित कर सकते हो। जैसे कल को आप खड़े होकर ओशो के विचार प्रसारित करने लगो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, जिस हद तक वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हो। कल को आप जो है विवेकानंद के विचारों का प्रसार करने लगो तो आपको कोई रोक नहीं लग पाएगा। कल को आप महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रसार करने लगो तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। फिर क्या, हमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो देखो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 19 में हमें दिया गया है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये हमें अधिकार दिया गया, ठीक है। फिर व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, भाई तमाम व्यवसायिक विज्ञापन आप नहीं देखते हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, कोई भी सरकार आपका फोन टैप नहीं करवा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, परंतु ऐसा अभी एक मामला मैंने बताया था ना माफ कीजिएगा, पेगासस वायरस वाला, जो इजराइल की एक कंपनी है वो बनाती है, और विपक्ष के और मीडिया के कुछ जो लोग हैं उनके मोबाइल वगैरह को टैप कराने की बात हुई थी, सरकार के ऊपर आरोप लगे थे। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला परंतु आरोप लगे थे, ठीक है ना। प्रसारित करने का अधिकार है, कोई भी विचार वगैरह है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करो। कल को सरकार ये नहीं कह सकती कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सब सरकार का अधिकार है, आप जो है प्रसारित नहीं कर सकते कोई भी कार्यक्रम। वहां पर कोई राजनीतिक दल कह दे, कल को बीजेपी कह दे, आम आदमी पार्टी कह दे, कांग्रेस कह दे कि भैया भारत बंद है 22 मई को, ये तमाम बातें होती रहती है, आपको पता ही है। तो कुछ जरूरी नहीं कि आप भारत बंद करो ही, आप खिलाफ भी बोल सकते हो उसके, भाई हमें नहीं करना भारत बंद, या अगर आप उनको जबरदस्ती भारत बंद करवाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है साहब। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है ना। तो जो आरटीआई का अधिकार मिला है ना हमें, ये कौन से अनुच्छेद में मिला है, अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग हमें आरटीआई का अधिकार मिला है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। कब लाया गया था, आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था, परंतु अभी तो इसकी शक्तियां बहुत ही कम कर दी गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शांति का अधिकार है हमें, कोई हल्ला मचाते रहे आपके मोहल्ले में तो हमें शांति का अधिकार है। दूसरा, अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, कोई अखबार है उसके ऊपर पूर्व प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता माफ कीजिएगा, यानी सरकार ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि आप कौन सी न्यूज उसमें छापोगे कि नहीं छापोगे। ये ऐसा कब होता था, तो अंग्रेजों के जमाने में ऐसा हुआ था, हम आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में ऐसा हमने पढ़ा है। प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है, परंतु देखो इसमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है किसी को, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो भी शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं कि लठ लेके आप पहुंच जाओ, ठीक है। परंतु इनके ऊपर भी जो आजादी है आपको अभिव्यक्ति की, इसके ऊपर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, भारत की एकता और अखंडता के संबंध में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कल को कोई आदमी खड़े होकर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तमाम चीजें करने लगे और भारत को ये तोड़ दो वो तोड़ दो, जम्मू कश्मीर को अलग कर दो, अरुणाचल को अलग कर दो, तो और वो आदमी कहने लगे मुझे तो बोलने का अधिकार है, बिल्कुल ऐसा अधिकार नहीं है। एकता और अखंडता और संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो वो भी नहीं किया जा सकता। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध जो है उसके आधार पर भी रोका जा सकता है। मान लीजिए आपको जो बाइडेन पसंद नहीं है और जो बाइडेन भारत में है और आप उनको काला झंडा दिखाने लगे, आप उनको वहां पर नारे लगाने लगे साइमन गो बैक के जैसे, तो ये आप नहीं कर सकते। क्यों, जो बाइडेन अगर मान लीजिए उनको गुस्सा आ गया भारत के साथ कोई संधि करने आए और नहीं करें तो मित्रवत संबंध विदेशी राज्यों से बने रहें, इसके आधार पर भी आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला, सार्वजनिक आदेश। आदेश का मतलब यहाँ है ऑर्डर, यहाँ पर आदेश हिंदी में लिखा है, यह व्यवस्था होनी चाहिए। यही है हिंदी मीडियम वालों के दुख की व्यथा, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ ऑर्डर होना चाहिए, सार्वजनिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर होता है उसमें, यानी आप कुछ ऐसी बातें जाके कहने लगो, दंगा भड़का दो पूरा और कह दो मुझे तो बोलने की आजादी का अधिकार है, बिल्कुल ये नहीं कर सकते। नैतिकता की स्थापना, कल को आप रोड के बीच में खड़े होकर गालियां देने लगो किसी को, तो ये आप नहीं कर सकते। न्यायपालिका की अवमानना का अधिकार भी आपको नहीं है कि न्यायालय ने कोई फैसला दिया हो और आप कहने लगे ये तो बिका हुआ है जज, ये तो इसको फैसला दे दिया, ये तो गलत है, ये है वो, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि उचित जो है आप किसी न्यायाधीश है या कोई न्यायालय है उसकी उचित आलोचना कर सकते हो, परंतु ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से उसकी अवमानना में जुट जाओ। अगर ऐसा हुआ तो फिर न्यायालय आपकी अवमानना का जो है आपके ऊपर केस लगाएगा। अगला क्या अधिकार आता है इसमें, 19(1)(b), शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब आप चाहते हो कि भाई हम कोई सम्मेलन करना चाहते हैं, हम कोई सभा करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। हम आप कहोगे भाई हम तो लठ लेके जाएंगे, बंदूक लेके जाएंगे वहां पर, ये आप नहीं कर सकते।
यानी बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो आप। हथियार ले जाके लठ वट बंदूक वगैरह चाकू तलवार ले जाके आप कोई सम्मेलन नहीं कर सकते। अगली बात, ये जो बैठकें होंगी ये कोई सार्वजनिक भूमि पर ही होंगी। कल को आप जाके कहने लगो, किसी के घर में जाके सभा करने लगो, कहो भाई हमें सभा करने का अधिकार है, हम तो आपके चौक में बैठ के सभा करेंगे, तो ऐसा अधिकार आपको नहीं है। आपको सभा करनी है, आप कहाँ जाओगे? रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान में भी जाओगे, उससे पहले वहां के डीएम जो होगा उससे परमिशन लोगे, या आप सूचित करोगे कि भाई हम यहाँ सभा करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सार्वजनिक भूमि पर ही किया जा सकता है ऐसा सभा और सम्मेलन, वो भी शांतिपूर्ण व्यवस्था के माध्यम से, है ना। जैसे हिंसा के माध्यम कोई आप फैलाने वाला सम्मेलन या सभा करना चाहते हो, नहीं होगा। कोई अव्यवस्था फैलाने वाला नहीं कर सकते, गलत संगठन नहीं कर सकते, सार्वजनिक शांति भंग के लिए कोई आप सभा सम्मेलन करना चाहो नहीं कर सकते, कि कल आप भैया चौराहे पर खड़े होकर कहो कि कल को हम पूरे मोहल्ले में आग लगा देंगे और 5 आदमी यहां से आना है, आपको उस मोहल्ले में आग लगानी है, वहां पर आग लगानी है, उसका सर फोड़ना है। ऐसा काम आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पर देखो, इसमें हमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है कि आप कहोगे भाई कल जो है हड़ताल है, कोई भी दुकान खुलेगा हम सर फोड़ देंगे, ताले लगा देंगे, ऐसा आपको अधिकार नहीं है सम्मेलन करने में। शांतिपूर्ण सभा करो, कोई बात कहनी हो कहो, लठ के माध्यम से हिंसा फैला के, अव्यवस्था फैला के, गलत संगठन बना के आप कोई काम नहीं कर सकते। और ये सम्मेलन करने पर भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक तो क्या? भारत की एकता और अखंडता। आपने सम्मेलन आप कर रहे हो और उसमें भाषण दे रहे हो भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध, कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, ये तो जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस प्रकार के काम आप नहीं कर सकते, ये भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध है। अगला, सार्वजनिक आदेश, फिर यहाँ पर ऑर्डर लिखा है, ये व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध आप कोई काम नहीं कर सकते, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कल को कहो भैया रोड के बीच में बैठ गए और कहो हम तो यहाँ पर सभा और सम्मेलन करें, तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा अपने यहाँ धारा 144 है, वो जब 144 लागू कर दी जाती है, इसके माध्यम से होता है कि कोई भी 5 या 5 से अधिक आदमी एक जगह पर इकट्ठा अब नहीं हो सकते। अगर ऐसा किया तो फिर आपको क्या करा जाएगा? जेल में डाला जाएगा। ठीक है साहब। अगला अधिकार आ गया 19(1)(c), संगम या संघ बनाने का अधिकार। अब ये क्या बात होगी? भाई आप कोई भी संगठन बना सकते हो। आपका मन हो रहा है भाई मैं कोई कंपनी बनाऊं, यस आप बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं कोई सोसाइटी बनाऊं, बना सकते हो। आपको लग रहा है मैं कोई एनजीओ बनाऊं, बना सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, आप बना सकते हो। आपको लग रहा है मैं कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं, आप बना सकते हो, है ना। सभा और संगम और संघ बनाने का अधिकार आपको है। इसमें सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी हमें दे दिया गया है, ये बाद में जोड़ा गया। तो ये जो सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है ना, ये हमें दिया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी हमें दे दिया गया। अब आपने कह दिया सर संगठन तो बना लिया, परंतु क्या उसको हम चला सकते हैं? तो बिल्कुल, इस संगठन को बनाना, इसको चालू रखना, इसका अधिकार भी आपको है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत। अब देखो, आपको संघ बनाने का अधिकार तो है, कोई संगठन बनाने का अधिकार तो है, परंतु इसका नकारात्मक अधिकार भी आपको है। अब आप कहोगे सर ये क्या पहले उठा रहे हो, नकारात्मक होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई संगठन नहीं बनाने का भी अधिकार है। मतलब आपको कोई आदमी संगठन या संघ या कोई भी आपको सहकारी संगठन बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपको बनाने का अधिकार है, आपको नकारात्मक अधिकार भी है। मतलब आप नहीं भी बना सकते हो, आपका मन नहीं है कि मुझे कोई संगठन नहीं बनाना, तो आप वो भी कर सकते हो, भाई मुझे नहीं बनाना। आप किसी संगठन में शामिल होना चाहते हो, उसका अधिकार है आपको। आप किसका नकारात्मक अधिकार भी है, मतलब आप किसी संगठन में शामिल नहीं होना चाहते हो तो फिर आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि कल को कोई आदमी आ जाए भाई बीजेपी में शामिल होने तो लठ बजेंगे, है भारत में रहना हो तो राम राम कहना हो, तो भारत में रहना होगा तो बीजेपी में शामिल होना होगा, ऐसा आप काम नहीं कर सकते। कल को कोई मान लो कि केरल में वामपंथी दल की सरकार है, वहां कहते भाई आपको अगर केरल में रहना तो वामपंथी सरकार की उसमें सीपीआई में शामिल हो, नहीं तो आप यहाँ पर रह नहीं पाओ। ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर। अब ये जो अधिकार आपको दिया गया है, इसके ऊपर कुछ युक्त प्रतिबंध भी सरकार लगा सकती है। जैसे एक तो एकता और अखंडता का मामला आ जाए, ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते जो भारत की एकता और अखंडता को खराब करे। मान ले आपने एक संगठन बना लिया और वो आतंकवादी संगठन है, भारत की एकता अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते। फिर आप वो आतंकवादी संगठन को बैन कर दो और आप कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में कि महाराज इन्होंने हमारा संगठन जो है बैन कर दिया। तो क्या करते थे? बोले कुछ नहीं जी, हम तो आतंकवादी संगठन बनाया था, तो भारत को 2 टुकड़े करने थे। तो ऐसा अधिकार आपको नहीं मिलेगा।
वही सार्वजनिक आदेश मतलब सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कोई आपको नहीं, आपने ऐसा संगठन बना लिया जिसका काम ही यही है कि भाई साहब हम रोड के बीच में किसी को चलने नहीं देंगे, पत्थर रख देंगे, ले जाके, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। नैतिकता, ऐसा कोई संगठन आप नहीं बना सकते हो जो अनैतिकता फैला रहा हो देश में। ऐसा कि भैया कोई आपने संगठन बना लिया और वो ज्ञान दे रहा हो कि माँ बाप की जो है वो सेवा नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का काम आप सिखा रहा हो, तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। अगला, कोई भी जो नागरिक है वो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत और कानून सम्मत उद्देश्यों के तहत ही संघ बना सकता है ना। मतलब कल को आदमी ये कहने लगे कि ऐसा संगठन बना लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम ड्रग्स जो है वो बेचेंगे, तो क्या ये संगठन कानून सम्मत है? तो ये आप काम नहीं कर सकते। आप कहोगे भाई हम तो बंदूकों के हथियार जो है, ये बंदूक और हथियार बेचने का काम करेंगे, ऐसा संगठन बनाएंगे, तो ये काम आप नहीं कर सकते, कानून सम्मति नहीं है भाई, है ना। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आप कल को ऐसा संगठन बना लो जिसके माध्यम से आप किसी कंपनी में मोल भाव कर रहे हो, हड़ताल और तालाबंदी कर रहे हो, तो ऐसा संगठन बनाने का आपको अधिकार नहीं, है ना। क्योंकि ये संगठन बनाने के अधिकार में आपको श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार है। तो कल को आप किसी कंपनी में श्रम संगठन बना लो और वहां के मैनेजमेंट से जाके आप कहने लगो भैया हमारी तो सैलरी इतनी बढ़ा दो आज की आज ही, नहीं तो सैलरी बढ़ाओगे तो कल काम में आएंगे, तो ये नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे, तो ये काम आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे, आप हड़ताल करोगे, तो जो भी औद्योगिक कानून होगा उसके तहत जो है आपको नियंत्रित किया जाएगा। अगला आ जाए समय, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मतलब हमारे देश का जो नागरिक है, देखो ये विदेशियों को पहले तो प्राप्त नहीं है, मैं तो ऑलरेडी ये सब बता ही चुका हूं आपको। भारत के नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार है। संचरण मतलब घूमने का अधिकार है, मतलब उसे चाहे कि मुझे हिमाचल प्रदेश जाना है, शिमला जाना है, जा सकता है, चंडीगढ़ जाना जा सकता है, मैसूर जाना जा सकता है, पश्चिमी घाट जाना जा सकता है, मेघालय जाना चाहे जा सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना चाहे जा सकता है। मतलब अपने भारत में कहीं पे भी वो आ जा सकता है ना। इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य हुआ भाई हम पूरे भारत को एक जैसा दिखाना चाहते हैं, ताकि देश में जो है वो राष्ट्रीय सोच विकसित हो, ना कि कोई संकीर्ण सोच कि भाई महाराष्ट्र का आदमी सिर्फ महाराष्ट्र में रहेगा तो फिर उसमें क्षेत्रीय भावना पैदा होगी, राजस्थान का आदमी राजस्थान में रहेगा उसमें क्षेत्रीय भावना पैदा होगी, बाहर निकल के देखेगा धरती के धनभाव तो उसे पता लगेगा ना कि धरती में दुनिया में और क्या क्या है। इसकी वजह से क्या होगा, उस सब को वो पूरा भारत उसको एक लगेगा। जो आदमी, इसको दिल पे नहीं लेना है, जो आदमी सिर्फ उत्तर भारत में रहा हो वो एकदम से दक्षिण भारत में जाए, उनका खान पान पहनावा और ये सब देखे, तो उसको तो ये लगेगा कि ये पता नहीं किसी दूसरे देश में आ गया हूं, है ना। परंतु जब वो आदमी उसे घूमने फिरने का अधिकार होगा, वो दक्षिण में भी जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी जाएगा, तब उसे पता लगेगा कि यार ये सब हमारे देश का ही हिस्सा है और हमारे देश की संस्कृति इतनी बड़ी है, तब उसे एकता और अखंडता का विश्वास होगा। परंतु अब आप करने लगो कि महाराज हमें तो घूमने का अधिकार है, हम किसी के घर में घुस जाए जाके, तो ये अधिकार आपको नहीं है ना। कल को आप कहने लगो कि महाराज मुझे तो घूमने फिरने का अधिकार है, मैं तो किसी नेशनल पार्क में जाऊंगा, या मैं तो जहां पर अनुसूचित जनजातियां वगैरह रहती है वहां पर जाऊंगा, सेंटिनलीज आइलैंड पे जाऊंगा मैं तो आप वहां नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां के जो आम लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए वहां पर जाने को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाई वहां की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज ये प्रभावित ना हो, इस आधार पर वहां जाने पर आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया वेश्या के संचरण जो है इसके ऊपर भी हमने प्रतिबंध लगाया है ना। यानी कि वेश्या है तो वो ऐसे गलियों में घूम नहीं सकती। हालांकि सेक्स जो है, सेक्स वर्कर जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बिजनेस मान लिया है, यानी अब कोई रोक नहीं सकता इनको। परंतु भाई बिजनेस का तो एक कोई ऑफिस होता है, कोई एक जगह होती है ना, तो ये वहां पर अपना काम करो ना। कल को आपको कह दो भाई हमें तो बिजनेस करने का अधिकार है और गलियों में आके आप यहाँ पर आके मोहल्ला मचाने लगो, तो ये आपको अधिकार नहीं। तो ये सेक्स वर्कर जो है ये अपना काम कर सकती हैं, पूरा कानूनी अधिकार है इनको करने का, परंतु इनके संचरण पर सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध इन पर लगाया जा सकता है ना। जैसे बंबई हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें इन्होंने बताया कि भाई जो एड्स से पीड़ित लोग हैं उनको संचरण पर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया कि ये लोग जो है ऐसे इधर उधर आ जा नहीं सकते। अब देखो एक बात तो मेरे को गलत लग रही है कि एड्स पीड़ित आदमी कोई इधर उधर जाने, संचरण पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने जाने से थोड़ी एड्स होती, किसी को छूने से थोड़ी एड्स होती। पर भाई हाई कोर्ट है, क्या कर सकते हैं, जब तक अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा।
अब यहाँ पर आर्टिकल 19 में जो संचरण का अधिकार है वो सिर्फ देश के अंदर अंदर अधिकार है। भाई संचरण तो दो प्रकार का हो सकता है ना, एक अपना भारत देश है, मान लीजिए अपना भारत देश, मान लीजिएगा है ही। एक तो हो गया भाई हम भारत के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हो, एक संचरण ये भी तो हो सकता है कि भारत से बाहर हम कहीं जा सकते हो, तो दो प्रकार का संचरण हो गया। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें सिर्फ भारत के अंदर अंदर संचरण है, इसी को शामिल किया गया है, यानी भारत की सीमाओं के अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हो, यही अधिकार आपको है आर्टिकल 19 के तहत। तो आप कहोगे सर भारत के बाहर जाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 21 में। किसमें है? आर्टिकल 21 जो है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें है ये अधिकार कि आप देश के बाहर भी घूम सकते हो, है ना। चलो ये हो गया। अगला अधिकार है निवास करने का अधिकार। भाई हम घूमने गए शिमला, हम घूमने गए मसूरी, और हम घूमने गए पश्चिमी घाट में डोडा बेट्टा पर, और हमें भाई जगह पसंद आ गई, भाई हम तो रहेंगे अब ऊटी में ही, तो क्या हम ऊटी में रह सकते हैं? तो बिल्कुल रह सकते हैं। तो नागरिकों को सिर्फ घूमने फिरने की आजादी ही नहीं है, देश के किसी भी हिस्से में उनको बसने का अधिकार भी है। बसने का अधिकार मतलब स्थायी रूप से वहां पर निवास का अधिकार भी उनको है। एक तो आ गया भाई मैं दिल्ली में किराए पर रह रहा हूँ, ये अधिकार तो मुझे है। एक ये भी तो हो सकता है भाई दिल्ली में मैं जगह लेके खरीद के यहाँ पर रह सकता हूँ, तो देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार तो है ही है, साथ ही साथ वहां पर व्यवस्थित रूप से रहने का यानी घर बनाने और बसने का अधिकार भी उनको दिया गया है। ये वाला भी देखो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, कहीं पर भी हम रह सकते हैं। जब हम देश के किसी हिस्से में रह पाएंगे तो राष्ट्रवाद प्रोत्साहित होगा कि नहीं होगा। परंतु आप कहोगे फिर हम कहीं किसी भी जगह पर रह लें, तो ऐसा नहीं है, कुछ उचित प्रतिबंध इन पर भी लगाए गए हैं। एक तो वो आम लोगों का जो SC ST हैं उनके अधिकार। भाई आप कल को कहोगे हम तो नागालैंड में जाकर रहेंगे, हम तो मणिपुर में जाकर रहेंगे, तो पहले भाई साहब मणिपुर में पहले ही वहां पर इतना दंगा चल रहा है, पर मजाल के हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल जाए इस पर, है ना। तो आप कहोगे हम मणिपुर में नागालैंड में जाकर रहना है, तो आप वहां पर नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां की सेंसिटिव स्थिति है, वहां की मूल जनजातियां वहां की रहती हैं, उनका रीति रिवाज है, वो प्रभावित नहीं हो जाए, इस चक्कर में वहां पर आपके जाने पर या रहने पर वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा प्रतिबंध अभी तक लद्दाख और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी हुआ करता था, परंतु इसको 2019 में ये जो आर्टिकल 370 हुआ करता था इसको समाप्त कर दिया गया, और अब जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी जाकर कोई भी आदमी रह सकता है। और इसी के खिलाफ जो है वो हमारे महान नेता सोनम वांगचुक जो हैं वो एक आंदोलन चला रहे हैं लद्दाख की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बचाने के लिए। क्योंकि किसी भी आदमी को वहां रहने का अधिकार देंगे, कोई भी आदमी वहां पर जाके कंपनी चलाएगा, खुदाई करेगा, तो जो सेंसिटिव एरिया है लद्दाख का वो तो खराब हो जाएगा ना, वहां की ग्लेशियर तो खराब हो जाएंगे ना, और उसका प्रभाव पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। आज तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जनजातियों की संस्कृति और जो वहां का जो आप करो रीति रिवाज है उनके संरक्षण के लिए वहां पर जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वेश्या के घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ कुछ पेशेवर अपराधी हैं उनके घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई है आतंकवादी और वो कहे भाई मुझे तो घूमने का अधिकार है, तो ऐसा अधिकार नहीं है। आप ऐसा अधिकार सामान्य आदमी को है, आप सामान्य है ही नहीं, आप तो असामान्य हो। कल को बिल्लू सांडा आके कहने लगे मुझे तो किसी कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, तो ऐसा अधिकार आपको नहीं मिलेगा। अगला क्या अधिकार है? व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। आप चाहो मुझे टीचर बनना है, बन सकते हो। आप कहो मुझे डॉक्टर बनना है, बन सकते हो। आप कहो मुझे IPS बनना है, बन सकते हो। आप कहो मुझे IAS बनना है, बन सकते हो। कल को आप कहो मुझे आतंकवादी बनना है, नहीं बन सकते। मतलब बनने को बन सकते हो पर कानूनी रूप से वो मान्य ही नहीं है, क्योंकि जो पेशा होना चाहिए वो कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। अब आपको मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे डॉक्टर बनना है, जाओ और मुझे वर्दी पहना दो और सीधा इंजेक्शन दे दो, मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। सरकार इसमें क्या कर सकती है? कुछ उचित इसमें आप टेक्निकलिटी सरकार रख सकती है। भाई अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आपको 4 साल की 5 साल की जो भी इंजीनियरिंग है वो करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। IPS बनना है तो भैया आपको UPSC की एग्जाम पास करनी पड़ेगी, है ना। टीचर बनना है तो TGT PGT जो करना है। यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट JRF निकालना है। तो ये प्रतिबंध सरकार इस पर रख सकती है। ये सरकार कुछ ऐसा भी कर सकती है, भाई ये वाला व्यवसाय सिर्फ मैं ही करूंगी। जैसे ट्रेन जो है वो सिर्फ सरकार ही चलाएगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कार्य जो है ये सिर्फ सरकार ही करेंगी। तो ऐसा सरकार कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है ना। हाँ, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु सरकार जो है किन्हीं किन्हीं मामलों में अपना एकाधिकार भी
रख सकती है। जैसे ट्रेन और एटॉमिक एनर्जी के मामले में सरकार के पास एकाधिकार है। तो बस यही है, यही इसमें सब लिखा हुआ है। सार्वजनिक हित में प्रतिबंध यहाँ पर लगाया जा सकता है। पेशे के तो तकनीकी योग्यता, भाई डॉक्टर बनना है तो तकनीकी योग्यता होनी चाहिए ना आपके पास में, आपके पास इंजीनियर बनना है तो आपके पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए ना, ठीक है। कुछ व्यापार व्यवसाय उद्योग को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकार जारी रख सकती है। भाई ट्रेन जो है, रेलवे सब सरकार चलाएंगी, ऑटोमेटिक एनर्जी सिर्फ सरकार चलाएंगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है आंशिक रूप से सरकार चला ले, आंशिक रूप से निजी व्यक्ति चला ले, है ना। अब आदमी जाके ये नहीं कर सकता कि भैया मुझे तो व्यापार करने का अधिकार है, सरकार मुझे ट्रेन का व्यापार करने का अधिकार नहीं दे रही, है ना, क्योंकि ये कुछ अपवाद है इसके, ठीक है। अगली बात, अब व्यापार करने में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है। कल को आप 5 लोगों का ग्रुप बनाओ और कह दो भाई हम बिजनेस करेंगे, तो भाई साहब आपका बिजनेस क्या है? तो बिजनेस ये है कि हम गांव शहरों से बच्चों और महिलाओं को उठाएंगे और ले जाके बांग्लादेश में बेच देंगे। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। ये एक तो अनैतिक तो है ही है, साथ ही साथ ये गैर कानूनी भी है। अब काल को आप कहने लगो हम तो बारूद बनाएंगे और या ऐसे औषधियाँ बनाएंगे, जहर बनाएंगे और बेच देंगे, तो ये आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये खतरनाक है। समझ में आ रही है आपको बात? ये खतरनाक है और गैर कानूनी है। सरकार इनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है पूर्णतः, या लाइसेंस भी लगा सकती है। भाई आपको कोई औषधि बनानी है, कोई विस्फोटक सामग्री बनानी है, तो सरकार आपको लाइसेंस देगी। भाई चलो आपको पटाखे बनाने हैं, बम बनाने हैं, तो भी आपको लाइसेंस देके ही आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ये काम। अब हो जाता है अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपके ऊपर कोई अपराध दोष, आपके ऊपर कोई अपराध की दोष सिद्धि हो, इसके लिए आपके पास कोई अधिकार दिए गए। क्या अधिकार है? और पहली बात तो ये अधिकार आपको, चाहे आप भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो या कोई कंपनी वगैरह हो, सबको ये अधिकार प्राप्त, ठीक है ना। और ये अधिकार जो है वो जो भी मनमाना दंड होता है उसके विरुद्ध ये संरक्षण प्रदान करता है। इस कानून में 3 बातें कही गई है मोटी मोटी। क्या? कोई भी पूर्व पद कानून प्रभावी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? भाई आज मान लीजिए आज आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है या आपने आज कोई अपराध किया है। कितनी तारीख आज? मान लीजिए आज 22 तारीख है, 22 मई 2024 आज है। और आज जो है आपने एक काम कर दिया, मान लीजिए आप एक हवाई जहाज उड़ाया और वो हवाई जहाज जाके किसी बिल्डिंग पर गिर गया और वो बिल्डिंग जो है उसमें आदमी मर गया और वो बिल्डिंग टूट गई, ठीक है। परंतु आज 22 मई 2024 को ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिसके तहत ऐसा कोई अपराध हो, किसी की बिल्डिंग पे कोई अपराध हवाई जहाज लेके गिर जाए तो उससे जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई कैसे होगी? तो फिर आपको उस कानून मामले में सजा नहीं दी जा सकती। समझ पा रहे ना? यानी जिस समय कोई कानून के तहत कोई अपराध है तब आपने वो अपराध किया है तभी आपको सजा दी जा सकती है, इसके अलावा आपको सजा नहीं दी जा सकती। अगला, कोई भी आपने वो काम किया है, कोई भी आपने क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो उस अपराध में जितना कानून में लिखा है ना उतनी ही आपको सजा दी जा सकती है। इसका मतलब जैसे कानून में सजा है कि किसी को थप्पड़ मारने की या मारपीट करने की सजा मान लीजिए 2 साल है और आपने किसी जज के बेटे को ही मार दिया हो, तो जज ये गुस्से में आगे नहीं कह सकता कि आपको 10 साल की सजा होगी। क्यों? क्योंकि कानून में ही 2 साल लिखा, समझ रहे ना। अगला, इस कानून में लिखा गया है कि कोई दोहरी क्षति नहीं होगी, मतलब एक ही दंड अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। समझ रहे? पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, मिथुन वगैरह की फिल्मों में, कि मिथुन को पहले झूठी सजा दिला देते थे किसी की मौत की सजा में, किसी की मौत के अपराध में, और फिर वो आदमी मरता ही नहीं था। फिर मिथुन क्या करता था, जाके उस आदमी को मार देता था और कहता था भाई अपराध तो सजा तो एक आदमी की मृत्यु के लिए सिर्फ एक ही बार दी जा सकती है ना, एक अपराध के लिए एक बार आपको सजा दी जा सकती है, बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। कल को हाई कोर्ट के में एक स्टेट वाला अलग से आपको सजा दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अलग से आपको सजा दे दी और कह दे भाई हाई कोर्ट की 10 साल और सुप्रीम कोर्ट की 10 साल, या तो 20 साल होगी, तो ऐसी सजा आपको नहीं होगी। अगला, स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन का मतलब यह है कि आपको अपने ही विरुद्ध गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? कोई आपको लठ मार के ये नहीं कह सकता कि कबूल करोगे ये जुर्म तुमने ही किया है। समझ रहे हैं ना आप बात? ऐसा काम नहीं किया जा सकता भाई इस कागज पर, कोरे कागज पर लिख के दे कि ये वाला काम तुमने किया, ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता।
स्व अभिशंसन का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर एक प्रावधान है, जो ये पूर्व पद कानून है ना, कि भाई कोई कानून पूर्व पद रूप से प्रभावी नहीं होगा, ये कानून जो है ये क्रिमिनल केसेस में ही हो सकता है। यानी क्रिमिनल केसेस के मामले में ही पूर्व पद नहीं हो सकता, बल्कि सिविल और जो टैक्स कानून है ना उनके मामले में ये पूर्व पद भी हो सकता है। पर हमने तो देखा केन एनर्जी और वोडाफोन वाला एक केस देखा, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया भारत सरकार के निर्णयों को। अब ये केसेस क्या है, मैंने किसी न किसी सीरीज में आपको बताया ही है ये। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया अनुच्छेद 20। अब देखो यहां पर चर्चा आ जाती है दोहरी क्षति की बात। भाई दोहरी क्षति नहीं होगी, 2 बार एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 बार दंड सिर्फ न्यायालय या न्यायिक दंड जो है ना उसी के मामले में है। यानी जो कोर्ट ने जो आपको दंड दिया ना उसी मामले में 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ये कोई विभागीय कार्रवाई हो या कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो या सरकार कोई काम कर रही है ना, उसमें आपको 2 बार भी भाई साहब क्षति भुगतनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोई न्यायिक प्रकृति के कार्य नहीं है। कल को आप कहने लोगों कि भाई साहब ईडी ने बुला लिया, इस मामले में 1 बार बुला लिया, अब दोबारा बुला रही है, और एक ही बात के लिए 2 बार तो अपराध 2 बार दंड दिया नहीं जा सकता, तो 2 बार बुला ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होगा, समझ ना। ठीक है साहब। अब बात आ जाती है स्व अभिशंसन वाली। तो स्व अभिशंसन का मतलब ये हो गया कि खुद के खिलाफ साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस स्व अभिशंसन में सिर्फ मौखिक और लिखित साक्ष्य से कोई संरक्षण प्राप्त है। मतलब आपसे बुलवा के या लिखवा के ये नहीं कहा जा सकता कि मैं अपराध हूं, परंतु आपको ये कहा जा सकता है कि भाई अंगूठा के निशान तो देने के लिए कहा जा सकता है, हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा सकता है, आपके रक्त की जांच करवाने के लिए कहा जा सकता है, कोई प्रदर्शनी के लिए आपको कहा जा सकता है, कोई भौतिक विषयों जो है उनके बात के लिए आपको कहा जा सकता है। इनके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ठीक है। तो ये वाली बात, स्व अभिशंसन में सिर्फ लिखित और मौखिक के खिलाफ आपको संरक्षण प्राप्त है। आप कहने लगोगे सर मैं तो अंगूठे का निशान नहीं दूंगा, मैं तो अपना ब्लड भी नहीं दूंगा, तो ऐसा अधिकार आपको नहीं है। अब अधिकार आ जाता है एक आर्टिकल 21। यह आर्टिकल 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर मेरी बात माने तो हमारे संविधान की आत्मा जो है, मैं तो इसे ही कहूंगा। जैसे बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, अगर प्रोफेसर हंसराज की माने तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा जाएगा। अनुच्छेद 21 में एक घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कानून में कोई लिखा गया ना, उसी के आधार पर उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं, है ना। ऐसे आप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। कोई कानून है क्या ऐसा? उसी आधार पर आप कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा मामला आया 1950 ईस्वी में, प्रसिद्ध गोपालन मामला। इस गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो मैंने ये चीज आपको याद रखनी है, 1950 में सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू। इस मामले में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अभी नया नया बना है, 1950 में ही तो अपना सुप्रीम कोर्ट आया है भारत का प्रकाश में। तो अब तक जो है नेहरू जी का कद बहुत ऊंचा था इस वक्त तक। तो जब तक मैं कह रहा हूं आपको, जब तक नेहरू जी जीवित रहेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आपको कभी भी देखना सरकार के पक्ष में ही ज्यादा मिलेंगे, यानी जो सरकार कह दिया वही मानने वाली चीजें होंगी। तो यहां पर 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करी, तो वो बहुत ही संकीर्ण व्याख्या इसने करी। और संकीर्ण व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अनुच्छेद 21 के तहत जो मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध जो है, मनमानेपन का जो अधिकार उपलब्ध है ना, कि मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध जो अधिकार उपलब्ध है वो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध उपलब्ध है, विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकती, परंतु कानून बनाकर ऐसा किया जा सकता है।
है ना। यानी सरकार कानून बना दे और कह दे कि इस मामले पर हम किसी को मार देंगे, इसकी जान ले लेंगे, ये कर देंगे, तो सरकार कर सकती है, परंतु बिना कानून के सरकार नहीं कर सकती। ये सिर्फ इस 1950 के गोपालन मामले में कहा गया। क्यों? क्योंकि भाई अपने यहाँ क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना। इस मामले को लेकर इन्होंने क्या कहा, भाई विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप करा दो, कानून में लिख दो, और उसके बाद में आप किसी के प्राण भी ले लो। परंतु 1978 के बाद का मामला आता है। 1978 तक आते आते देखो सरकारें अब अस्थिर सरकारें चल रही है, तो जब जब सरकार अस्थिर होंगी, कमजोर होंगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मजबूत होगा, और जब जब सरकार जो है वो स्थिर होंगी, मजबूत होंगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट घुटने टेकता है। अपने भारत के मामले में ऐसा देखा जा सकता है मोटा मोटी। अब इस मामले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में मेरे ऊपर वो अवमानना का केस ना करे, क्योंकि मैं बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं, और कोई अरे करना तो कर दो, जब देखा जाएगा, ठीक है। अब इस मामले में, मेनका गांधी मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई देखो ये आर्टिकल 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे से संकीर्ण व्याख्या नहीं है इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर न केवल कार्यकारी मनमानी, जो मनमानी कार्यकारी क्रिया है उसके विरुद्ध, बल्कि विधानमंडलीय क्रियाओं के विरुद्ध भी आपको अधिकार जो है उपलब्ध है। यानी अब आपको कोई मनमाने तरीके से विधान बनाकर भी आपके प्राण नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट कह देगा भाई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, नल एंड वॉइड आपका कानून। समझ में आएगा आपको बात। और गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, संकीर्ण व्याख्या करी आर्टिकल 21 की, और कह दिया इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब शारीरिक बंधनों तक ही रखा उसको, कि किसी के शरीर के ऊपर चोट नहीं होनी चाहिए। मानवीय सम्मान को कोर्ट भूल गया। यहां पर मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सिर्फ शरीर ऐसा कहीं जीना ही थोड़ी जीना है कि खाना खा लिया और इसके विरुद्ध अधिकार हो गया, सिर्फ शरीर पर चोट नहीं लगे, मानवीय सम्मान और मानवीय गरिमा भी तो कोई बात होती होगी। तो यह अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए मेनका गांधी मामले में, है ना। और ये व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 21 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 21 है, इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार प्राप्त होंगे भारतीयों को। कौन सा? प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, है ना। बिना गरिमा के जीवन जीना को जीवन जीना नहीं है। अगला, पर्यावरण प्रदूषण से रहित जीवन जीने का अधिकार। बहुत सारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है ना, तो इसके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है, सरकार पे आप केस कर सकते हो। जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, हमें निजता का अधिकार है। देखो ये निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस में, कौन से स्वामी केस में? पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया था। तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो निजता का अधिकार अब मूल अधिकार है। आश्रय का अधिकार, अगर किसी के पास आश्रय नहीं है तो उसके पास आश्रय का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 14 वर्ष की उम्र तक। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारत में संविधान में जोड़ा गया था, और 3 जगह पर इसके माध्यम से संशोधन किया गया था। एक मूल अधिकारों में आर्टिकल 21 में, और एक नया यहाँ तो किया गया है, साथ ही साथ नया आर्टिकल भी जोड़ दिया गया 21A। एक आ जाता है डीपीएसपी में, और एक आ जाता है आर्टिकल 45 में, और एक आ जाता है 51A में, यानी मूल कर्तव्य में। तो मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में संशोधन किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। तो ये और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये कुछ अधिकार आपको प्राप्त है। आप बैठ के आराम से पढ़ लेना। सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार है, तमाम शयन का अधिकार, देखो सोने का अधिकार भी है ना। कोई आदमी आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो सुबह सुबह आपकी माँ जब आपको उठाने आए तो आप अपनी माँ पे केस कर देना जाके कि हमें सोने का अधिकार है। अब अगला शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार कब दिया गया? अनुच्छेद 21 अलग से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A, या आप कह दो हिंदी में का, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा जाता है। और इसमें लिखा जाता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये मूल अधिकार अब हो गया। अब देखो इसमें अनिवार्य शिक्षा की बात भी है, इसमें हायर एजुकेशन की बात नहीं हुई है। 6 से 14 साल में जो अनिवार्य शिक्षा होती है ना, सिर्फ उसकी बात इसमें हुई है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया। इसके माध्यम से 3 जगह चेंज किया गया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है।
आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51A में, है ना। अनुच्छेद 45 में जो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ था 6 से 14 साल तक के बच्चों वाला, वो वहां पर भी ये किया गया, 51A में जोड़ा गया। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है साहब, ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। हायर एजुकेशन का अधिकार नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ जो अनिवार्य शिक्षा होता है उसी का अधिकार आपको है। और इसे अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को फिर लागू करने के लिए 2009 में लाया जाता है RTE। अब आपको सर अभी तो आप RTI जो है वो 2005 में बता रहे थे, तो बेटा ध्यान से देखो, ये RTI है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये RTE है राइट टू एजुकेशन। तो 2009 में लाया गया राइट टू एजुकेशन। देखो 7 साल लगे, 2002 में अधिकार दिया गया और 7 साल लग गए इसको कानूनी रूप देने में, है ना। ये हो गया आर्टिकल 21A। अब आया था आर्टिकल 22। इस आर्टिकल 22 में है निरोध और गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। तो देखो ये समझने के पहले आप ये समझो दो चीजें। गिरफ्तारी दो तरीके की हो सकती है। एक गिरफ्तारी तो हो सकती है प्रिवेंटिव, एक हो सकती है प्यूनिटिव। यानी प्रिवेंटिव मतलब निवारक और प्यूनिटिव मतलब दंड विषयक। अब आप कहोगे सर क्या पहले जा रहे हो, समझा तो दो। देखो निवारक का मतलब ये है, सबसे पहले दंड विषयक समझो। दंड विषयक मतलब आपने कोई जुर्म किया है, आपने कबूल कर लिया या न्यायालय में साबित हो गया, फिर आपको दंड दिया गया, ये क्या हो गया दंड विषयक गिरफ्तारी। उसके बाद गिरफ्तार करेंगे ना आपको। एक क्या हो गया निवारक गिरफ्तारी, इसमें आपने अभी कोई जो है अपराध किया नहीं है, आपके ऊपर अपराध साबित हुआ नहीं है, परंतु सरकार को यह शक है कि आप ये अपराध कर सकते हैं, इसलिए वो भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये क्या है निवारक गिरफ्तारी, है ना। ठीक है, ये दो तरीके की गिरफ्तारी हमने समझ ली। अब अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है वो बात करता है साधारण कानूनी मामलों से संबंधित। यानी साधारण कानूनी मामला मतलब भाई कोई कानून है, उसमें तहत आपने अपराध किया है, आपके अपराध साबित हो गया, फिर आपको गिरफ्तार किया। और 22 का जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत से संबंधित है। मतलब आपने अब तक कोई अपराध किया नहीं है, परंतु आपके ऊपर शक है कि आप ये अपराध कर दोगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे नहीं बचपन में आप और आपके छोटे भाई बहन होंगे तो माँ आपको पहले ही नजरबंद कर देती थी, उठा के ले जाती थी कि भाई यहाँ से बाहर निकल, दूसरे कमरे में जा, क्योंकि मुझे पता है तू, मैं जैसे ही जाऊंगी तो रैप्टा बजाएगा इन पे। तो वो क्या हुआ, वो निवारक निरोधक। और आपने अपने छोटे भाई बहन को पीटा, उसके बाद आपकी माँ आपको पीट रही है या आपको उठा के दूसरे कमरे में लेके जा रही है, ये क्या हुआ, ये साधारण कानून के मामले में भैया आपका दंड, आपका जो है अपराध साबित हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग यानी साधारण कानून से संबंधित जो भाग है, इस भाग में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है किसी साधारण कानून के मामले में, तो आपको क्या अधिकार उपलब्ध है भाई, तो आपको अधिकार उपलब्ध है गिरफ्तारी का आधार क्या है, ये सूचना देने का, पाने का अधिकार है। मतलब आप ये पुलिस को कहोगे भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, कारण तो बताओ। ये कारण सुप्रीम है, पुलिस कोर्ट जो है पुलिस वो आपको कारण देगी और देना पड़ेगा। अगला आपको ये अधिकार है कि आप अपने वकील से बात कर सकते हो। अगला 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध होने का, पेश होने का अधिकार है। यानी 24 घंटे से ज्यादा जो है वो आपको पुलिस नहीं रख सकती है जेल में, जब तक आपको गिरफ्तार किया गया और दंड मजिस्ट्रेट के सम्मुख नहीं लाया गया हो। ठीक है साहब। और अगर आप पे कोई अपराध साबित नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा होने का अधिकार भी आपको है। इसलिए पुलिस कभी आपको गिरफ्तार कर ले और आपको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो आपको कुछ नहीं करना, शांतिपूर्ण ढंग से जेल में बैठे रहना है। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो उनको आपको कहां ले जाना पड़ेगा, आपको लेके जाएंगे वो कोर्ट में। और कोर्ट में जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आपको कुछ विरुद्ध कुछ सबूत ही नहीं है, तो कोर्ट में जवाब क्या देंगे। और फिर आपको क्या होगा, आपका जो वकील होगा वो फिर पुलिस वाले को ऊपर मानहानि का केस भी करवा सकता है कि भाई इन लोगों ने देखो गलत तरीके से हम पे, हमारे क्लाइंट को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लताड़ लगाएगा या जो भी कोर्ट है वो लताड़ लगाएगा। अब ये जो सुरक्षा का अधिकार है वो निवारक हिरासत के मामले में जो गिरफ्तार किए जाते हैं उनको नहीं है कि 24 घंटे के अंदर उपलब्धि कराया जाए, न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। अगला विदेशी व्यक्तियों को भी ये अधिकार उपलब्ध नहीं है ना। ठीक है साहब।
सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है, इसमें गिरफ्तारी और निरोध के न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है, जन अधिकार के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है, या आयकर नहीं दिया इसके लिए गिरफ्तार हुई है, या कोई विदेशी पकड़ा गया है उसके ऊपर गिरफ्तारी हुई है, तो वहां पर 22 का भाग ए जो है वो लागू नहीं होगा, यानी कि वो सारे अधिकार आपको उपलब्ध नहीं होंगे। और 22 बी जो है, ये कौन से व्यक्ति को अधिकार देता है? वो व्यक्ति जिनको दंड विषय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी निवारक। और ये नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसमें क्या है? ये देखो, दंड विषय का ये गलत लिखा गया है, यहां पर निवारक विषय आना चाहिए, निवारक निरोध। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है बुक्स में भी, देखो, है ना। तो ये इसमें क्या क्या है भाई? 3 महीने से ज्यादा ये नहीं बढ़ाई जा सकती है। किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया, 3 महीने से ज्यादा उनको गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। और अगर 3 महीने से ज्यादा आपको उनको गिरफ्तार रखना है बिना कोर्ट के सामने लाए हुए, तो आपको उचित कारण बताना पड़ेगा। एक सलाहकारी बोर्ड गठित किया जाएगा, वो बोर्ड जब कहेगा तभी आगे 3 महीने से ज्यादा आप उसकी गिरफ्तारी बढ़ा सकते हो। और उस बोर्ड में जो है हाई कोर्ट के जज होंगे। अगला भाई, किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए। भाई, मुझे निवारक निरोध के तहत कानून के तहत गिरफ्तार तो किया गया है, परंतु क्यों किया गया है ये कारण उसको बताया जाना चाहिए। देखो, चाहिए और बताना होगा, फर्क है ना। चाहिए का मतलब वो उनको बताना चाहिए, होने चाहिए तो बहुत कुछ, पर अगर वो चाहें तो वो, अगर ऐसा लगे कि भाई अगर इनको ये कारण बताना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है तो वो नहीं भी बता सकते, परंतु साधारण मामले में बताना ही होगा। आगे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है निवारक निरोध मामले में, उसको इस निरोध के आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है कि वो आगे जाके कोर्ट वगैरह में अपना मामला रख सकता है कि भाई मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है ना। अब अनुच्छेद 22 में संसद को यह बताने के लिए भी अधिकृत किया गया है, यानी अनुच्छेद 22 के तहत संसद को यह बताना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों के तहत या किस वर्ग या वर्ग के मामलों के तहत उसको 3 महीने से ज्यादा के लिए आपने बिना सलाहकारी बोर्ड की राय लिए आपने गिरफ्तार रखा। मान लीजिए जैसे सत्येंद्र जैन है, सत्येंद्र जैन जो है, अब इनको पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। और ये पीएमएलए के तहत जो है ऐसा एक्ट है, एक यूएपीए है, ये ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत आपको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखो, अगर इनको बिना कोर्ट के समक्ष पेश किए 3 महीने से ज्यादा सरकार गिरफ्तार रखना चाहे, मान लीजिए सत्येंद्र जैन को, तो फिर संसद में यह बात बतानी पड़ेगी कि 3 महीने से ज्यादा आपने गिरफ्तार क्यों किया, बिना किसी सलाहकारी बोर्ड की राय लिए आपने गिरफ्तार क्यों रखा है ना। ठीक है साहब। अगला, जांच आयोग ने कौन सी विधि का अनुसरण किया है या कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया है, और उस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने जो उन्होंने फैसला दिया कि भाई 3 महीने से ज्यादा इनको गिरफ्तार रखना चाहिए, वो प्रक्रिया भी हमको बताओ, है ना। ठीक है। और कौन सी विधि के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, वो विधि भी बताओ। ठीक है साहब। परंतु ऐसा मामला हुआ 1975 में, आपको पता है, अपने यहाँ इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, तो बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो सरकार जब भरी पड़ी थी, जो विपक्षी लोग थे वो भरे पड़े थे, और इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनती है, किसकी सरकार बनती है? मोरारजी भाई देसाई की। मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। तो इनको लगा कि भैया ये जिस कानून के तहत हमको गिरफ्तार किया गया ना, इस कानून को पहले हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो 3 महीने की बात थी ना भाई, 3 महीने तक गिरफ्तार रख सकते हैं, और उससे ज्यादा तक गिरफ्तार रखेंगे तो सलाहकार बोर्ड की सहायता लेनी हो या वो राय लेनी होगी। तो इन्होंने कहा भाई अब 3 महीने तक नहीं, सिर्फ 2 महीने तक ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। 2 महीने बाद अगर आपको गिरफ्तार रखना है 2 महीने से ज्यादा, तो आपको सलाहकार बोर्ड की सलाह लेनी होगी, है ना। परंतु देखो, ये 2 महीने वाला मामला अभी भी व्यवस्था में नहीं आया है ना। अभी भी 3 महीने वाली व्यवस्था ही प्रचलित में है। अब ये जो हिरासत के मामलों पे जो ये वैधानिक शक्तियां हैं, वो संसद और विधानमंडल के बीच में विभक्त है, यानी संसद भी निवारक निरोध से संबंधित कानून बना सकते हैं और राज्य विधानमंडल भी निवारक निरोध से संबंधित कानून बना सकते हैं। तो कल को यूपीएससी पूछ लेगी कि निवारक निरोध से संबंधित कानून संसद और विधानमंडल दोनों द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो आपको लगेगा सर मूल अधिकारों से संबंधित बात है, मूल अधिकारों पर संसद कर सकती है, तो फिर तो विधानमंडल तो नहीं होना चाहिए, तो गलत कर दो। तो नहीं, निवारक निरोध कानून दोनों बना सकते हैं।
अब आप कहोगे सर निवारक निरोध कानून करते 2 घंटे हो गए, ये तो बता दो निवारक निरोध कानून होते कैसे कैसे, नाम बता दो। आपने सुना मीसा, मीसा, पोटा, टाडा, ये नाम सुना आपने? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इसी के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटी का नाम मीसा भारती इसी तो लिए तो रखा है। फिर ये देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए, ये अभी भी है अपने देश में, इसमें भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सरकार अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार करती है। एक यूएपीए है, यूएपीए, ये भी है। टाटा देखिए, ये इनको अभी तो टाटा को तो समाप्त कर दिया गया है। पोटा है, पोटा को भी समाप्त कर दिया गया है। यूएपीए तो अभी भी है, 1967 में बनाया गया था, फिर 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी बना था इसके ऊपर, है ना। तो ये है निवारक निरोधक कानून। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में ऐसी कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर संविधान के अंतर्गत ही आंतरिक निरोध और ये जो ये निवारण निरोधक वगैरह की बात जो है की गई है, इनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं बताई गई है। ऐसा कोई भी देश नहीं है, ना अमेरिका ना ब्रिटेन, कोई भी, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें ऐसी बातें बताई गई है। ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया आज स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बारे में। तो समानता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें दिए गए हैं, और स्वतंत्रता की बात करें तो हमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। बस इतना जानना है। कल जो है हम इसके आगे वाले अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर बस हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और पिछले 2-4 दिन से रोज एक दो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मोटिवेशन मेरा इससे बढ़ता है। आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार से आपके भाई बंधु मित्र सगा जो भी हैं उनसे अनुरोध करते रहिए और चैनल जो है वो शेयर करते रहिए लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बकवास कम और काम की बातें ज़्यादा मिलती रहें। कुछ भी फायदा अगर मेरी वजह से कुछ लोगों को हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा खुशी वाली बात क्या हो सकती है ना। हम लोगों को तो देखिए जब हमने तैयारी शुरू करी तो ऐसे कम बकवास करने वाले और ज़्यादा पढ़ाने वाले, काम की बात करने वाले टीचर हमें मिले नहीं। आमतौर पर यूट्यूब पर होता क्या है कि बकवास ज़्यादा करते हैं टीचर, क्योंकि फ्री में पढ़ाते हैं, और काम की बात कम करते हैं, है ना। तो बस कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।